कल शाम दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देख करके पूरा देश विचलित था। लेकिन आज जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे सीडीएस बिपिन रावत का एक स्टेटमेंट याद आया और उसमें मैंने देखा कि सीडीएस बिपिन रावत की वो बात बिल्कुल सच निकली कि यह देश इस वक्त ढाई फ्रंट का युद्ध लड़ रहा है। पहला फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चाइना और आधा जो बचा हुआ फ्रंट है वो हमारे ही देश के भीतर रहता है, सरकार के टुकड़ों पे पलता है, हमारे ही देश का खाता है, लेकिन गाता पाकिस्तान का है। और वैसे नामों में आता है अदनान खान। इस अदनान खान को देखिए, मैं मार्क कर दे रहा हूं आपके लिए स्पेशली। अदनान खान 007 लिख रहा है, इलेक्शन से पहले यही होता है, ये हमारा इंडिया है। और आप मजे की बात देखिए कि ये हंसते हुए की इमोजी लगा रहा है, इसके भीतर खुशी आप देखिए अदनान खान के भीतर कि एक तरफ जहां लोग रील बना करके डाल रहे हैं कि जिन लोगों की दिल्ली में जान गई है उनके लिए हमारी कॉन्डोलेंसेस है, हमारी प्रेयर्स है, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन वहां पर अदनान खान अपनी सोच को जाहिर करता हुआ हंसता हुआ दिखा रहा है। और ये एक अकेला अदनान खान नहीं है, इनका तो नाम मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है कि आप देखिए कि किस प्रकार से ये जहर इनके बीच में फैला हुआ है। दूसरे का नाम है फैज। फैज कह रहा है कहीं इलेक्शन है क्या, इसके भीतर सवाल है। जैसे ये करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं है कि हाँ बिहार में इलेक्शन है, लेकिन ये जाहिर ये करना चाहता है कि इस वक्त की गवर्नमेंट ने इस प्रकार का कुछ करवाया है। ये इनकी सोच है कि ये कॉन्डोलेंसेस नहीं रखते हैं, बल्कि अपने ही देश के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, आर्मी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश की गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। और ये इनकी सोच जाहिर करने का तरीका है। तीसरा नाम आप पढ़िए भाई साहब, इसका नाम है शमशाद खान 007। इनके बीच में एक चीज आप देखिएगा, ये भी 007, ये भी 007। तो ये किस प्रकार का पीआर है, आप मुझे थोड़ा समझाइए। इसमें ये लिख रहा है कि बीजेपी फेल्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें बीजेपी फेल्ड की निशानी बताई जा रही है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि 2014 से पहले तो दिल्ली में आए दिन इस प्रकार के ब्लास्ट होते थे, 13 साल बाद दिल्ली में इस प्रकार का एक बड़ा हादसा हुआ है। और एक और देखिए, फैज का जो कमेंट है वो इसी प्रकार से है कि कहीं इलेक्शन है क्या। तो आप देख सकते हैं कि इनके कमेंट्स हमेशा इसी प्रकार के आते हैं। मैं आगे और पेजेस पे आपको लेके जाना चाहूंगा कि लोग किस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। एक बार ये आप दिखाइएगा कैमरा, और उसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये देखिए, स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम का ये पेज है। आप इससे साफ साफ समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस की पीआर टीम का कोई व्यक्ति चलाता होगा, और उसमें लिखा हुआ है मोस्ट यूजलेस प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो सवाल यह है कि यूजलेस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर किस प्रकार से? क्या आपके देश के गृह मंत्री जहां पे यह हमला हुआ वहां पर 2 घंटे में पहुंच गए इसलिए वो यूजलेस हैं? सवाल तो बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि इससे पहले जब देश में हमले हुआ करते थे तो देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हुआ करते थे वो हमले वाली जगह पर नहीं जाते थे, बल्कि बस फोन पर उस हमले का जवाब लेने का प्रयास करते थे, और मीडिया के सामने बातचीत करना तो रहने ही दीजिए। उसके बाद मैं आपको अगले पेज पर लेके चलूंगा। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस का एक और आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है विच मोदी डू यू प्रेफर, मोदी सेलिंग टी, मोदी सेलिंग नेशन। तो आप देखिए कि देश में आतंकवादी हमला हो गया, लेकिन कांग्रेस के जो जागरूक ट्विटर हैंडल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अभी भी अपनी पॉलिटिक्स को साधने का प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को बोलो जाकर के चाय बेचे। तो इस प्रकार से तो जब आज से 2014 से पहले जब ये सब कुछ हुआ करता था, तो क्या आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहते कि जाकर के प्रोफेसर गिरी करे, या फिर इससे पहले आप ये कहते कि पीवी नरसिम्हा राव को जाकर के कहते कि आप अपने घर वापस चले जाइए, साउथ में जाकर के अपनी पॉलिटिक्स करिए, देश संभालने लायक नहीं है आप। या फिर आप जाकर के राजीव गांधी से कहा करते, तो आपके समय में तो उल्टा प्रधानमंत्री जैसे लोगों तक पर हमला हो जाता था, उनकी जान चली जाती थी। देश की आम जनता की तो स्थिति की आप बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के जाना चाहूंगा। ये है दिव्या मरुंथिया, ठीक है, ये इनका ट्विटर अकाउंट आप देख लीजिए। ये लिख रही हैं कि कम टू दिल्ली एट योर ओन रिस्क, सीएम रेखा गुप्ता वार्न्ड अस वे बैक, #दिल्ली ब्लास्ट। देखिए, अब ये इसमें कहना चाह रही हैं कि दिल्ली में आप अपने ही रिस्क पर आइएगा। ये एक समय पे रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट था जब वहां पे पॉल्यूशन की बात हो रही थी, लेकिन इस चीज को इन्होंने कहां कनेक्ट किया? ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी या फिर लेफ्टिस्ट की जो एक कम्युनिटी बनी हुई है वो टारगेट करती है कि कोई सा भी हमला हो जाए, कोई फिदायीन हमला कर दे, कोई सिरफिरा हमला कर दे, देश में कोई सिरफिरा कोई आतंकवादी गतिविधि कर दे, तो ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगी। ये नहीं बोलेंगी कि कश्मीर से आया एक डॉक्टर जो खुद को पढ़ा लिखा बताता था, उसने देश को बर्बाद किया, लेकिन ये जाकर के इसमें सीएम रेखा गुप्ता का नाम 100% लेंगी, क्योंकि इससे इनकी पॉलिटिक्स बचती है। अब आप एक और ट्विटर हैंडल देखिए। ये मोहम्मद वसीम साहब हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, और ये कहते हैं सरहदों पर और देश में बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो कि चुनाव है क्या।
सवाल यह है कि मोहम्मद वसीम साहब, ये रेड फोर्ट इन कांग्रेस एरा का जो आपने लगाया है, 2013 से पहले इसी रेड फोर्ट पे एक और अटैक हो चुका है, इसके बारे में भी आप बताइए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली का लाल किले जैसा ही इलाका था, वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आप बताइए कि इंडिया गेट पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आप बताइए कि चांदनी चौक के बाजार में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आप बताइए कि सरहदों पर आए दिन आतंकी जितने भी लोग हुआ करते थे, वो हमारे देश के जितने भी आर्मी पर्सोनल्स थे, उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाते थे, और आपकी उस वक्त की सरकार अपनी जबान पर चेन लगा करके चुप्पी साध करके बैठी रहती थी। ये मोहम्मद वसीम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और ये रेड फोर्ट इन बीजेपी एरा का बता रहे हैं। अरे भाई साहब, 13 साल, ये 13 साल में पहली घटना, और आपके समय में 8 साल 10 साल की सरकार में 50 घटनाएं हो जाती थी, उसके बारे में आप नहीं बताते हैं। तो ये आपकी पॉलिटिक्स साधने की जो स्ट्रैटेजी है, कम से कम इस समय पर, जहां पर 10 परिवार के लोग इस वक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और 30 से अधिक परिवार के लोग अभी अपनी 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 जान को बचाने के लिए संकोच में बैठे हुए कि हमारे 30 लोग अभी भी घायल है, अस्पताल में भर्ती है, और उस समय पे मोहम्मद वसीम जैसे लोग देश की आंतरिक स्थिति के ऊपर सवाल खड़ा करना एक अलग चीज है, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स को साध करके कांग्रेस और बीजेपी जैसे शब्दों का एक आतंकवादी हमला में प्रयोग करना, यह दिखाता है कि आपकी सोच कितनी नीची, कितनी घटिया है। और यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह मैं अपने रिस्क पर कह रहा हूं। आगे मैं आपको दिखाता हूं। भाई साहब, ये आपने 5 चेहरे देख लिए, ये छठा चेहरा और आप देख लीजिए। प्लीज गो बैक एंड ओपन अ टी स्टॉल मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये लिख रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने लिखा था, इंडिया नीड्स अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, मोदी डज नॉट मैटर, आई कैन गो बैक एंड ओपन अ टी स्टॉल बट द नेशन कांट सफर एनी मोर। यानी कि उस समय पर प्रधानमंत्री ने, या आप देखेंगे 29 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है, उस समय पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश को है एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की, एक अच्छी सरकार की जरूरत है, और मोदी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मोदी शब्द के इर्द गिर्द ये देश नहीं चलता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय में कह दिया था। उसके बाद उन्होंने लिखा कि आई कैन गो बैक एंड ओपन अ टी स्टॉल बट द नेशन कैन नॉट सफर एनी मोर। इनका यह कहना था कि मैं एक बार को चाय बेचने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस देश को सफर करते हुए नहीं देख सकता हूं। लेकिन उस चीज को दिव्या जैसे लोग क्या करते हैं, उस चीज को अपनी पॉलिटिक्स के लिए, आम आदमी पार्टी को वापिस से सत्ता में लाने के प्रयोग के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। प्लीज गो बैक एंड ओपन अ टी स्टॉल। मिस दिव्या, आई वांट टू टेल यू, यू कैन जस्ट गो बैक टू योर ओन यूनिवर्सिटी एंड यू आर नॉट बीइंग ओनली फॉर ट्विटर। ठीक है, देश में कॉन्डोलेंसेस लगाइए, आप अपने लोग जिनकी जान गई उनके बारे में सोचिए, पॉलिटिक्स साधने का प्रयास मत कीजिए। एक और आप तस्वीर देखिए, तो आप ये जो विद लव बिहार पेज देख रहे हैं, ये मोहम्मद यूसुफ के द्वारा चलाया जाता है। और मोहम्मद यूसुफ क्या कह रहे हैं, वी विल नेवर होल्ड आवर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लैप्सेस और सिक्योरिटी फेलियर्स, इट्स ऑलवेज पाकिस्तान। तो अब देखिए कि ये जेम्स नाम का एक पेज था जिसने बोला कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं करें, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स हैं जो इस चीज के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स वहां पे लगे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इशारा उसी तरफ जा रहा है। लेकिन विद लव बिहार, ये मोहम्मद यूसुफ भाई साहब का प्रेम पाकिस्तान के लिए देखिए कि ये अपने देश के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए ये जो लव है ना, ये पाकिस्तान के प्रति दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। ये विद लव बिहार और मोहम्मद यूसुफ की सोच है। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं भाई साहब। ये तो दिव्या जी का एक और आप ट्वीट देख लीजिए। इट्स नो मोर अ ब्लास्ट, it's a clear cut terror attack in Delhi. Will Amit Shah come out in the open and accept this? Now I want to tell you दिव्या कि आप देखिए कि गृह मंत्री वहां पर ठीक 2 घंटे बाद ही, जब ये हमला हुआ, उसके बाद वो रात के 10 बजे के आसपास वहां पर पहुंचे। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारजनों से मिले, जो लोग इस वक्त जिनकी अभी जान जो है मतलब जोखिम में पड़ी हुई है, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे भी मिले, और उसके बाद जिस पोर्ट पे ये ब्लास्ट हुआ वहां पर भी गए। तो अब अभी से ही आप टेरर अटैक का कैसे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, जब तक कि वहां पर एनआईए के द्वारा इस चीज को क्लियर नहीं किया गया, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस चीज को क्लियर नहीं किया, तो दिव्या जैसे लोग पता नहीं कैसे क्लियर कर दे रहे। क्या दिव्या जी का कॉन्टैक्ट है? ये भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकता है ना, इनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद मैं अगला आपको दिखाऊंगा, रोशन राय जी। इवन reason for blast in India's national capital has not been announced yet by the agencies and this man is back to elections and vote.
आज सुबह नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज दूसरे फेज का वोटिंग है। नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया, बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि घर से निकले और जाकर के वोट करें। एज एन प्रधानमंत्री आपकी कई ड्यूटीज होती है, और जब बिहार जैसे राज्य में, जो एक ऐतिहासिक राज्य है, जो भारत में अपना बहुत ज्यादा योगदान देता है, तो वहां के मतदाताओं को जागरूक करना भी उस प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन इस चीज को रोशन राय दिखा रहे हैं कि इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से किया गया। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि राहुल गांधी भी तो जा करके बोल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। मैं सवाल करना चाहता हूं, पप्पू यादव ने भी आज जाकर के बोला कि वो जाकर के वोट करके आए, और उसके बाद उन्होंने भी बोला कि जाकर के वोट कीजिए। तो क्या पप्पू यादव के लिए भी आप सेम ऐसा ही लाइन लिखेंगे? ये सवाल है मेरा आपसे कि आप पप्पू यादव के लिए नहीं लिखेंगे, आप राहुल गांधी के लिए नहीं लिखेंगे, आप सुप्रिया श्रीनेत के लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लोग भी तो कह रहे हैं ना वोट करने के लिए। नहीं, आप नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी पार्टी है, वहां से आपको फंड्स आते हैं, वहां से आपको पैसा मिलता है, ये एक एक ट्वीट का। ये मैं अच्छे से जानता हूं, इसी मीडिया इंडस्ट्री में मैं भी हूं और इसी में आप भी हैं, मुझे अच्छे से पता है आप जैसों के बारे में। उसके बाद आप अगली तस्वीर देखिए, रोशन राय का एक और ट्वीट। में इन सबको इग्नोर करना चाहूंगा। एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड। अनुमा आचार्य खुद एक विंग कमांडर रही हैं, लेकिन क्योंकि अब वो कांग्रेसी मानसिकता से जुड़ गई हैं, क्योंकि अब वो लेफ्टिस्टों की मानसिकता से जुड़ गई हैं, तो अब आप इनके ट्वीट देखिए। एक विंग कमांडर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि अनुमा जी को इस प्रकार के ट्वीट करने चाहिए थे। उसमें वो लिख रही है कि मकसद दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना, जबकि देश लाल किला ब्लास्ट पर सोग मना रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप भी एक समय पे विंग कमांडर रही थी, तो उस समय पे तो कांग्रेस की सरकार थी, तो आप क्या उस समय पे हुए हमलों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगी एज एन विंग कमांडर उस समय पे, या आप उस समय पे देश के लिए लड़ रही थी? मेरा सवाल है ये आपसे। और आज जब आपको कांग्रेस की तरफ से कुछ पर्क्स मिल जा रहे हैं और उसके लिए आप देश की, आप खुद एक सिक्योरिटी पर्सोनल रह करके अपने ही देश के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है कि आपका क्या फायदा उतना समय तक जब आपने सर्व किया होगा, उसका फायदा कहीं नहीं नजर नहीं आता है। क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं सिखा पा रही हैं। आप ये सिखा रही हैं कि जाओ आर्मी में जाओ, उसके बाद वापस आकर के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके उनके नैरेटिव को फैलाने का काम करो। दैट्स इट व्हाट यू आर डूइंग। तो आप एक बारी इनका भी ट्वीट देखिए। पप्पू यादव है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है पूर्णिया से, और उनका ट्वीट देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है लाल किला के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए, देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी ले, अपने पद से इस्तीफा दे। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। देखिए, सबसे पहले तो पप्पू यादव के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पप्पू यादव नीतीश कुमार के बारे में जो लोग बोलते हैं वो उनसे भी ज्यादा पलटू हैं। बिन पैंदी के लोटा अगर आपको समझना है तो आप पप्पू यादव को समझिए, क्योंकि कभी कांग्रेस के मंच पर जाते हैं तो उनको धक्का मार दिया जाता है, और जब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। आज से ठीक 2 महीने पहले जब पूर्णिया का माफी चाहूंगा, एयरपोर्ट खोला गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वहां पर इन्होंने मंच पर चढ़ करके अपना बाहों को फैला करके कहा था कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। आज उसी प्रधानमंत्री से ये इस्तीफा मांग रहे हैं। और ऐसा नहीं है पप्पू यादव, मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या पप्पू यादव ने 2014 से पहले भी इस्तीफे मांगे थे? जहां तक मुझे लगता है इसकी उम्मीद आप ना के बराबर ही रखिए। तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये हॉरिफिक बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली, इफ ट्रू दैट इज टेररिस्ट अटैक एंड नॉट अ सीएनजी ब्लास्ट, देन इट्स अ अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस लैप्स and we must ask what exactly what the police and agency is doing, what is going under BJP's Delhi। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरमेहर जी ने जो ये ट्वीट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एजेंसीज के ऊपर जो सवाल खड़ा करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ही थी जिसकी वजह से कश्मीर के डॉक्टर के पास से AK-56 राइफल मिली। इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जो जाकर के हरियाणा में जाकर के उन्होंने 350 किलो एक्सप्लोसिव्स को बरामद किया, गुजरात में 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स को बरामद किया। तो जो हमला एक मास लेवल पे होने वाला था, हमें एजेंसीज को थैंकफुल होना चाहिए कि जो हमला मास लेवल पे होने वाला था उसे इतने छोटे हमले में तब्दील किया। हालांकि छोटा हमला तो यह भी नहीं है, सवाल तो खड़े होंगे एजेंसीज के ऊपर, बिल्कुल होंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसमें बीजेपी दिल्ली का क्या लेना देना है भाई साहब। इससे पहले जब हमले होते थे तो आपको गुरमेहर जैसे लोग नहीं दिखेंगे। मैं बार बार यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले हर 10 वर्ष में, 10 वर्ष के अंदर अंदर में, जैसे यहां पे 13 साल बाद दिल्ली में ये पहला हमला आपने देखा,
वहां पे 10 साल में आप अगर अभी भी आप डेटा रीड करेंगे तो आपको 10 हमले देखने को मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे गुरमेहर जी जैसे लोग नहीं हुआ करते थे। हालांकि एजेंसीज के ऊपर जो ये सवाल उठा रही है, एजेंसीज की बदौलत ही जो मास लेवल पे हमला होने वाला था वो यहां आकर के थमा। हालांकि फिर भी हमें एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी देश की सीमा और सीमाओं के पास जाकर के हमें अपने आर्मी पर्सोनल्स का मनोबल बढ़ाना चाहिए, इस देश के पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वो ऐसे फिदाइनों से, ऐसे सिरफिरों से उन लोगों का इलाज करके इस देश की जनता को सुरक्षित रह सके। एजेंसीज पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से हालांकि कुछ नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे ट्वीट्स थे। ये देखिए आप, एक तो मैं जानना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जैसे व्यक्तित्व के बारे में लोग कैसे बोल देते हैं। ये वही अजीत डोभाल है जिसने इस देश को 1960-70 के बाद से अब तक बचा करके रखा। चाहे वो लाल डेंगा को संभालना हो, चाहे वो पाकिस्तान में जाकर के वहां पर स्पाई का काम करके, एक स्पाई बन करके पाकिस्तान के जो मंसूबे होते थे, जो नापाक मंसूबे होते थे, उनको बर्बाद करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल का देन है। और उस अजीत डोभाल के ऊपर नालिनी उनागर जैसे ये किचन देखिए, नालिनीज किचन, ये कुछ फूड ब्लॉगिंग करती होंगी। खाना पकाना और देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालना, दोनों में अंतर होता है नलिनी जी, ठीक है। तो आप इसको कुकिंग की तरह मत समझिए कि कढ़ाई में डाला और हो गया, ठीक है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए था। ये कह रही है, दिस इज मिस्टर अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी टू से बट यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ इंडियंस, वन अटैक आफ्टर अनदर कीप्स हैपनिंग। तो अजीत डोभाल जी की बदौलत ही आप लोग इतना सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। कढ़ाई में आप नलिनीज किचन के नाम से अपना फूड ब्लॉगिंग चला पाते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं होता था। तो आपको इस व्यक्ति का तो कम से कम सम्मान करना होगा। ये आप चेतावनी समझिए या आप इस देश की जनता का हृदय समझिए कि वो इस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करती है, और आपको भी करना होगा अगर आप इस देश में रहती हैं तो। बाकी आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, इनकी मानसिकता के बारे में, कि किस प्रकार से हमारे देश के 10 लोग मारे जाते हैं, ये लोग हंसने की इमोजी लगाते हैं। किस प्रकार से हमारे देश के 10 लोग मारे जाते हैं और ये लोग अपनी राजनीति साधने के लिए ट्वीट्स करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब इस हमले से रिलेटेड हर अपडेट के लिए द न्यूज पेटी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।